अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गुजरा और आपका भी आई होप कि बहुत अच्छा गुजरा होगा, हमारी पूरी टीम का बहुत अच्छा गुजरा होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुरान करीम की इस खूबसूरत आयत के साथ, जिसमें अल्लाह करीम फरमाते हैं खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन, जिसका ये मफ़हूम और मतलब है कि रवादार रहो, रवादारी को फ़रोग़ दो और सही का हुक्म दो, हमेशा अच्छी बात की तलकीन करो। और इसी आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ने फरमाया कि बेवकूफ़ और जाहिल लोगों पर तवज्जो ना दो। तो ख़वातीनो हज़रात, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके आसपास, आपकी फैमिली में पाए जाते हैं, आपके दोस्तों में पाए जाते हैं, आपके ऑफिस में पाए जाते हैं, आप जहाँ पर उठते बैठते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि हमेशा नफरत की बात करते हैं, नेगेटिविटी को फ़रोग़ देते हैं। तो उनसे इज्तनाब कर लें, यही आपके लिए बेहतर है और यही पूरे माशरे के लिए बेहतर है। बिल्कुल जनाब, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखें ताकि आप भी उनसे पॉजिटिविटी ले सकें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ऐसी हो रही होती है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है, जैसे हमारे साथ हुआ जी। तरफ से जो है ना, अल्लाह वो की खास तरफ से वो खास मदद आती है और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही खास मदद आ रही होती है, क्योंकि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आजकल हम देख रहे हैं और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक बहुत ही गैर मामूली अंदाज में मैच जीतकर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जो है पहुंच। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे बॉलिंग अटैक उस तरीके से नहीं चला। ऑल दो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टॉस पाकिस्तान जीता और टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग का डिसीजन था, मेरा ख्याल है कि शुरू से प्रेडिक्शन थी बारिश की, तो लग भी ये रहा था कि बाद में बारिश होगी, इसलिए पहले बाबर आजम ने डिसीजन लिया कि हम लोग बैटिंग नहीं करते, बॉलिंग की तरफ जाते हैं। जो कि अगर तो हमें पड़ जाती ना पूरी की पूरी इनिंग्स तो फिर तो हमारे लिए नुकसानदेह था। और जिस तरीके से 401 रन का टारगेट भी हमें मिला तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह नजर आ रहा था। लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, पाकिस्तान 2 दफा खेले फिर भी नहीं कंप्लीट कर अच्छा, सकेगा। एक आपने देखा होगा साथ साथ जो कमेंट्री हमारे सोशल मीडिया पे चल रही होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है। जब पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर रहा था तो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कितनी जबरदस्त पिच है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग क्यों नहीं की मैच जीत कर भी, लेकिन वो बाद में हमें अंदाजा हुआ देखने को मिली। और इस मैच में भी परफॉर्मेंस देख के ना, उनको वो कहते हैं कि क्या गया जो है ना बंदा कहे, वो बस प्यार लाख रुपए का ऐलान किया है। तो बहुत अच्छी और मस्बत क्रिकेट देखने को मिली है। और 200 रन 25.3 ओवर में करना, जो पाकिस्तान कौमी टीम में, जिस तरीके से हम पहले भी बात करते रहते हैं ना कि वो ऐसी सिचुएशन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कि जिसे हम आपके द्वारा ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट में ये कहा कि अब तो 450 रन जो थे उसको भी चेस कर सकते थे। लेकिन एक बात उसमें जो चीज देखने की है कि बंगलुरु में होने वाला जो मैच था वो बारिश की वजह से ऑलरेडी मुतासिर था। जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो उस वक्त जो ग्राउंड था वो वेट था, मसली देखी जाती। साथ साथ जो देखने वाली चीजें हैं उसमें यह कि आपके मुखालिफ कौन सी टीम है। कहने को तो हम बड़ी बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की जो टीम है वो हर अच्छी से अच्छी टीम के साथ मुकाबला कर सकती है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ खासतौर पे अफगानिस्तान के मैच में जैसे हुआ कि पूरा पूरा जो मैच था वो आपके हाथ में खुल के आया ही नहीं। ठीक है, तो उस वक्त और कभी छोटी टीम के सामने जो है ना वो हम लोग घुटने टेक देते हैं। लेकिन इंग्लैंड उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आ रहा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी की जो बात महानूर ने की थी उसी को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। लास्ट मैच को मद्देनजर रखते हुए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं हमारे बॉलिंग अटैक में। सर, बॉलिंग अटैक के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि बॉलिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह हम सोच रहे थे। अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच ही देख रहे जो लास्ट मैच है जिसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो तो हमारे बैट्समैन ने और कुछ बारिश ने और कुछ हमारी लक ने हमें जितवा दिया। परफॉर्मेंस अच्छी थी, उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 450 का वो ख्वाब देख करवाई है, 82 रन किए हैं और उसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवर में 55 स्कोर दे दिए। तो हम स्ट्रेटेजी को सिर्फ और सिर्फ एक साइड पर नहीं देख सकते, क्योंकि देखिए जो क्रिकेट है ज़ाहिर है ये एक ऐसी गेम है कि जिसमें आपके तमाम तीनों शोबे जो हैं वो परफॉर्म करेंगे तो आप मैच जीत पाएंगे। जिसमें सबसे पहले आपकी बैटिंग है, फिर उसके आपका बॉलिंग है, फिर आपकी फील्डिंग है। फील्डिंग को देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगले मैच में आपको हर सूरत में अपना रन रेट बढ़ाना है। जैसे आपके साथी एंकर अभी रन रेट का प्लस में 0.0 पे है, लेकिन हमें 0.2 प्लस चाहिए। अगर हमें 0.2 प्लस चाहिए, अगर मैच जीतने के बावजूद फिर ही हमारे कुछ चांसेस बनते हैं। अगर हम मैच जीत भी जाते हैं और रन रेट को बेहतर नहीं कर पाते तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी कि ये फिर हमारा आखिरी मैच ही होगा अगर उसका देखा जाए। लेकिन मैच को बेहतर करने के लिए जरूरी तो यही है कि आपके तीनों शोबे हों। स्ट्रेटेजी की आपने बात की, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो मसला है, आपको बॉलिंग का मसला नजर आ रहा है। अगर बैटिंग का मसला हल होता तो हम बॉलिंग की तरफ चले जाते, बॉलिंग का मसला हल होता तो बैटिंग के
जो है मसाइल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाबर बड़ी फॉर्म में जी जी सही नमूद, अगर अब हम बात करें अगले मैचेस की, जब न्यूजीलैंड श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहा है 9 नवंबर को, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को किस मार्जिन से हराना होगा? देखिए, मार्जिन अभी जो परसेंटेज अभी जैसे अभी आपने बताया कि जो जिसको नेट रन रेट कहते हैं वो दोनों का ही प्लस में है, इत्तेफाक से पाकिस्तान का भी और न्यूजीलैंड का भी। अब वो प्लस का जो रन रेट है, अगर उसको देखें तो वो हमसे 0.2 आगे हैं। उसमें अब वो कितना इजाफा होता है, क्योंकि जाहिर है कि उसके बाद ही समझ आ पाएगी कि कितने परसेंट वो कितने पॉइंट आगे गए हैं। जितने पॉइंट वो आगे गए, इनके आपको एक बड़ा मार्जिन चाहिए, कम से कम 100 स्कोर का तो कम से कम मार्जिन चाहिए होगा। ये वाला मैच भी जो है पाकिस्तान की खुशकिस्मती जिसको कहेंगे कि हमने 21 रन से हम मैच जीते, वरना जिस तरह शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में जैसे हो गया था कि जब पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू नहीं हुई थी, ये इसको मैं लग कहूंगा कि अभी भी सब लोग यही समझते हैं कि ये बड़ा मैच था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी लक ये थी कि जब पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होने लगी थी उस वक्त बेंगलुरु में बारिश हो रही थी, यानी कि पाकिस्तान का भी एक भी स्कोर नहीं था, तो ग्राउंड में बारिश थी। वो तो मैच शुरू हुआ और हमने 200 स्कोर बना लिए, जो 23 ओवर खेल लिए। जो बाबर और फखर की जो परफॉर्मेंस थी वो एक आला परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से हमारा रन रेट अब जो था वो प्लस में मौजूद है और 21 रन का फर्क। अगले मैच में भी सेम यही है। ये भी बताइएगा, ये जो पॉइंट्स की गेम हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक और हमारे सामने ये भी आ रहा है कि बारिश की पेश हुई है, तो अगर बारिश हो जाती है तो फिर दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर फिर पाकिस्तान कहां पर पहुंचेगा? एक एक पॉइंट का मतलब यही है कि हम थोड़ा नीचे रह जाएंगे, 5वें नंबर पर रह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हमें कम से कम टॉप 4 में होना है। टॉप 4 में होने का मतलब यही है कि आपके जो पॉइंट्स हैं, देखिए सबसे पहले जो काउंट करता है इसके अंदर जो ये जो जिस मेथड के तहत आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के बाद अगला आपका जो है नेट रन रेट है। नेट रन रेट के बाद आपकी विनिंग्स होती है अगेंस्ट टीम और परफॉर्मेंस ऑफ द टूर्नामेंट। यानी कि 3 तरीके हैं करने के लिए। अगर पॉइंट्स आपके पूरे नहीं होते तो उसका मतलब है कि आप पहले ही जिसे कहेंगे अपनी जुबान में हम कि जो पहला एक क्राइटेरिया है उस पर पूरे नहीं उतर पा रहे। अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं और आप पॉइंट्स में उसको देख लेते हैं कि देखें आप दोनों टीमें हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का 0.3 के करीब इस वक्त मौजूद है जो रन रेट है। अभी हम ये है कि हम प्लस में आ गए हैं, लेकिन 0.1 भी नहीं, अभी हम नियर टू 0.1 है। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने हर सूरत ये मैच फैसला करवाना है, क्योंकि अगर हम जीतते हैं फिर ही हमारे चांस बनते हैं। अगर हम बराबर करते हैं या हारते हैं तो वो एक बराबर होगा, यानी कि अगर हमें एक पॉइंट मिला तो फायदा नहीं है। जी अच्छा नमूद, ये बताइएगा कि हमने अब देखा कि पाकिस्तान कभी बड़ा डिफेंसिव रहा, कभी बहुत एग्रेसिव पाकिस्तान की गेमिंग स्ट्रैटेजी रही। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट, जैसे इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि ये मैच जीतना तो बहुत ज़रूरी है और अब जैसे हमने बात की मार्जिन भी इसमें अच्छा चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? इसमें क्या एग्रेसिव चलेगा पाकिस्तान, डिफेंसिव होकर चलेगा, ज़रा सेफ साइड पे प्ले करेगा? नहीं, सेफ साइड बिल्कुल नहीं बनती हमारी, ना ही कोई हमारा इसमें कोई कहते हैं कि हमें रुक के खेलना, जिसको आप डिफेंसिव कहते हैं कि ध्यान से खेलना है। गेम प्लान तो सीधा सीधा सिंपल यही है कि आपने इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस करनी है कि आपका रन रेट 0.3 आ जाए। 0.3 आने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 150 स्कोर का मार्जिन चाहिए। 150 स्कोर का मार्जिन अगर आप समझ पाए इस चीज को तो ये बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है, खासतौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस में। वर्ल्ड कप के मैचेस में छोटी से छोटी टीम को भी बड़े मार्जिन से हराना कोई आसान बात नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए आपका दिन हो सकता है, आप अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी चल पड़ती है, तो वेरी गुड है, लेकिन हमें यहाँ पर अटैकिंग पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अच्छा मार्जिन नहीं ले सकते और अच्छे मार्जिन से मैच नहीं जीत सकते तो उसका मतलब है कि आप टूर्नामेंट से आउट हो रहे हैं। आपका आखिरी मैच है ये, जो आपका लीग जिसे कहेंगे हम, लीग मैच आखिरी है, और आखिरी मैच में भी अगर आप रिस्क नहीं लेते तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके बाद एक ही चांस है, या तो आपने घर वापस आना है या आपने आगे जाना है। अगर आप चंद स्कोरों से जीत जाते हैं या चंद विकेटों से जीत जाते हैं तो उसका मतलब कि आपने बस सिर्फ मैच खेला है। आगे जाने की जरूरी होगा कि आपको बैटिंग जाना पड़ेगा। जी
ऑल राइट, वेल थैंक यू सो मच नमूद मुस्लिम फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी होप सो कि पाकिस्तान के आने वाले मैचेस मस्बत रहेंगे और ख़ास तौर पर इंग्लैंड की टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन कुछ मालूम नहीं होता कि इतनी ज़्यादा वो डीमोटिवेशन के बाद किसी भी टीम को मोटिवेशन आ जाती है और इस पैच पे इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन हमारे बॉयज़ पे हमें पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छी गेम जो है और अच्छी क्रिकेट देखने के शायकीन को मिलेगी। बिल्कुल आगे जनाब, बढ़ेंगे। बिल्कुल जनाब। और जिस तरह नजम, हम भी जब सुबह स्टूडियो आ रहे होते हैं या बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या हमारा समटाइम्स गला खराब होता है, तो उसके पीछे हम यही बात सुनते हैं, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, मौसम का बहुत खुश्क सर्दी है और मौसम का जो है बहुत किरदार होता है हमारी सेहत पर भी, हमारी पर्सनैलिटी पर भी और हमारे मूड पर भी। जब बारिश होती है तो हम बड़ी खुशी से आते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली मगरबी बलोचिस्तान में मतलब अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि सुबह के औकात में सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, सरगोदा, मंडी बहावुद्दीन, जोहराबाद, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, झंग, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है, जिसके ऊपर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है लाहौर के अंदर। और सीएम पंजाब काफ़ी एक्टिव हैं, लाहौर हाई कोर्ट काफ़ी एक्टिव है, तमाम एक्टिविस्ट बड़े एक्टिव हैं। इसके ऊपर हमने रिसेंटली भी आप लोगों को अपडेट दिया था लास्ट अपने प्रोग्राम में और आज भी हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब चौधरी असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो सारी स्मोक का सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खुश्क सर्दी है, बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से है या इसके कुछ और भी ह्यूमन कॉज फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं? देखिए, स्मॉग तो अब एक डिज़ास्टर बन गया पिछले कुछ 8-9 सालों से। ये हर साल ये फिनोमेना अभी बनना शुरू हो गया और इसकी मेन काजेज़ तो यही है कि जो पोल्यूशन हम फ़ज़ा में जो जा रही है मैन मेड जो है, और स्पेशली मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ कि ये फोटो केमिकल स्मॉग है। स्मॉग की बड़ी बड़ी 2-3 इकसाम हैं, इनमें से एक ये भी है। ये जैसे ही सूरज निकलता है, ये जैसे व्हीकल्स का एमिशन होता है जब भट्टों वगैरह का, उनके साथ केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे पोल्यूशन, छोटे छोटे पार्टिकल्स पैदा होते हैं, तो वो फिर फ़ज़ा में मुअल्लक हो जाते हैं। तो ये एक जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग है, जो लाहौर में या पंजाब में ये सारा इस तरह का ये फिनोमेना चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में जैसे 2 से 3 दिन तक लाहौर में बारिश का भी इम्कान नहीं है, तो इससे ये एक स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन वो होती है जिसमें कोई फिनोमेना वेदर का जनरेट ना हो। तो अभी ये आने वाले 2-3 दिन में चलेगी। और सही। असलम साहब, ये बताइएगा कि इसके लिए हमें क्या चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होनी चाहिए? पहले तो ये था कि 1-2 दिन की छुट्टी कर दी गई, फिर कहा जाता है कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसका इस्तेमाल करें, या हमें कहा जाता है ट्री प्लांटेशन करें। अब आपको क्या लगता है इनिशियल लेवल पे क्या ऐसी 2-3 चीज़ें हैं टिप्स पे जो हम करें तो इसकी रोकथाम के लिए या इसकी मैनेजमेंट पॉसिबल हो सकेगी? देखिए, अभी मेयर्स ही लेनी होगी, जो शॉर्ट टर्म मेयर्स है वो तो हमें लेनी होगी, उससे ये थोड़ी कम होने का चांस है। जैसे जो धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनको जो सड़कों से ऑफ किया जाए और इस तरह भट्टे वगैरह जो उनको ज़िगज़ैग एक टेक्नोलॉजी है उस पर कन्वर्ट किया जाए। जैसे जो आजकल कंस्ट्रक्शन का वर्क जैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ये चीज़ें मुअल्लक हो जाती है। जैसे डस्ट वगैरह जो होती है उसके सुबह सुबह सड़कों पे जो छिड़काव होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट पंजाब काफ़ी अच्छे स्टेप ले रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो वो ट्रीज़ प्लांट करना होंगे वो इसको रेगुलेट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा चौधरी असलम साहब, ये फरमाइएगा कि मौसम की एक तो सूरत हाल के बारे में थोड़ा सा अपडेट करें, मुल्क भर में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, और अगर बारिश होती है तो बारिश से किस हद तक फ़र्क पड़ेगा स्मोक में? देखिए, अभी जैसे कोई सिस्टम फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसी वीक के 2 से 3 दिन के बाद जो एक सिस्टम एंटर होगा, बल्कि बलूचिस्तान में तो आज एंटर हो जाएगा, तो वो सिस्टम पाकिस्तान में बारिशें देगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि जो अपर एरियाज से इस्लामाबाद तक ज़्यादा बारिशें होंगी। और लाहौर वगैरह में जो है बहुत हल्की बारिश है, लेकिन इसमें विंड चलने का भी इम्कान है। अगर इसमें विंड चलती है तो थोड़े दिन इसमें रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज ये तो सूरत वर्सन होती जाएगी। अच्छा चौधरी असलम साहब, ये भी फरमाइएगा कि पड़ोसी मुल्क की भी यही सूरत हाल है, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों तो जब पिछले सालों में ये खबरें आती रहती थी तो पता ये चलता था कि इंडिया से भी स्मोक का रुख जो है ना वो इस तरफ है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये भी सिचुएशन है कि ये ट्रैवल भी करती है, या जिस शहर में जो सूरत हाल होती है, भट्टे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये उस शहर की सूरत हाल पर ज़्यादा डिपेंड करता है?
देखिए, ये उस सूरत हाल जो उसी कंडीशन जो उसी इलाके में है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये जब विंड चलती है उसका रुख जिस साइड पे हो, जैसे अगर साउथ ईस्टर्ली या ईस्टर्ली विंड चलेगी, जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया, तो उससे उनकी पोल्यूशन भी पाकिस्तान की तरफ ड्रिफ्ट होगी। अभी पिछले 2-3 दिन पहले इंडिया को दिल्ली में इतनी स्मॉग हो गई थी कि उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पे स्कूलों को छुट्टी की है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो लेवल है, लेकिन जो कंडीशन है वेदर की होती है कि वेदर किस तरह का है, ये डिस्पर्स होती है अपर एयर में कि नहीं, तो अभी वो सूरत है कि ये डिस्पर्स होने ऊपर एटमॉस्फेयर से हो रही। सही। चौधरी असलम साहब, जब स्मोक की वजह से अक्सर औकात इस तरह के पब्लिक सर्विस मैसेजेस पहले भी सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिए जाते थे कि आपने इस वक्त से लेके इस वक्त ट्रैवल नहीं करना, सेफ नहीं है मोटरवे पर, हाईवेज पर, तो अब देखा जाए तो स्मोक के जो ज्यादा पीक टाइम है, पीक आवर्स हैं, वो कौन से हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये जो है ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, इसमें जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ये सूरज के साथ रिएक्ट होता है, इसका जो केमिकल्स एमिट होते हैं, जो मुख्तलिफ एमिशंस वगैरह जो है, तो इनसे जैसे जो सूरज की रोशनी बढ़ती है तो उससे भी इसका इफेक्ट होता है ज़्यादा, क्योंकि इस दौरान जैसे पाकिस्तान में अगर पंजाब की या लाहौर की बात करें तो इसमें जो व्हीकल्स है लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे वो स्कूल टाइमिंग्स या वो चलते हैं इस तरह, वो दोपहर को जो है अमूमन इसका जो है AQI ज़्यादा होता है। तो इसका यही है कि अगर ये लोग जो अपनी कारों वगैरह पे ट्रैवल ना करें और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जैसे उस पे सारे जो बसेस वगैरह हैं उनमें लोग जाएं और हर कोई अपनी जो व्हीकल है या कार वगैरह वो इस्तेमाल ना करें, तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है जो लेके तो इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि एक ये नेचुरल डिजास्टर है, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसके इफेक्ट्स कम किए जा सकते हैं मेजर्स लेने से। सही, बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने बहुत वजह फरमाया कि इसको हमने मैनेज करना है, ये नेचुरल डिजास्टर है और मैनेज करने के तरीकाकार हम आपको वैसे भी अपने शोज में बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो हम स्मोक के हवाले से बात कर रहे थे, अच्छा जिस तरह हमने पहले भी बात की कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हों या भट्टे हों, या जो हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं कि ट्री प्लांटेशन बिल्कुल नहीं है, इस्लामाबाद में तो फिर है, रावलपिंडी में नहीं है, कराची में भी बहुत कम है, तो अपने घरों के बाहर जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है उस पर प्लांटेशन करें ताकि हम माहौल को साजगार बना सकें। और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि माहौलियात के आप लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इदारे देखते हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में अब काम होना शुरू हो गया है, लेकिन इसको जितना बढ़ाया जाए वो कम होगा, क्योंकि ये ऐसा चैलेंज है पूरी दुनिया फेस कर रही है और पाकिस्तान इसको बहुत बुरे तरीके से एक नहीं 3-4 दफ़ा फेस कर चुका है। तो इसके ऊपर R&D वर्क जितना हो सके वो भी पॉसिबल बनाना चाहिए, और इंडिविजुअली जो आप अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो आप सब लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप उसकी एहतियात करें। आगे बढ़ेंगे और बहुत अहम टॉपिक के ऊपर जिक्र करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि 3 और 4 नवंबर को पाकिस्तान में 2 दहशतगर्द हमले किए गए। 3 नवंबर की अगर जिक्र करेंगे, अल्लाह उन तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद करे, उन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी है, कौम की मिट्टी के लिए कुर्बानी दी है, इस वतन के दिफा के लिए। वो कई जंगों में गाजी बनकर भी वापस आए होंगे, लेकिन इस दफ़ा वो शहीद हो गए। अल्लाह उन तमाम लोगों के दर्जात बुलंद करे। 3 नवंबर को जो अटैक हुआ था, दहशतगर्द हमला पसनी गवादर में, उसमें 14 फौजी शहीद हुए, और फिर एक 4 नवंबर को भी हमला हुआ, और वो हुआ पाकिस्तान के एयरफोर्स के एयरबेस के ऊपर, जो कि ट्रेनिंग एयरबेस थी। वहां पर पाकिस्तान के जहाज मौजूद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद थे, उन्होंने ये नाकाम बना दिया। जी जनाब, और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये हमले किए गए बल्कि इसके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया गया मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से और भारतीय रॉ की जानिब से, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से बहुत प्रोपेगेंडा किया गया और निशानदेही भी की गई 4 नवंबर को कि आज कुछ होने वाला है। और ये प्रोपेगेंडे क्यों किए जाते हैं, रीजन क्या है, और खास तौर पे हमें पाकिस्तान में इस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, इस डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान मौजूद है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मसूद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो हमले हुए, एक हमला नाकाम बनाया गया, बुज़दिलाना साजिश थी, दहशतगर्दाना हमला था, अब ऐसे में जो फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है, उसको कैसे रोकना है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये आजकल का दौर वैसे भी 5th जनरेशन वारफेयर की हम बात करते हैं, वो उसका दौर है कि स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने तमाम हरबे पाकिस्तान पे आजमाए हैं। राइट फ्रॉम वार्स भी लड़ी हमने, सियाचिन भी हुआ, कारगिल भी हुआ, देन इसके बाद टेररिज्म, और अभी तक वो यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा
फिर उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन गया और अब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, तो फाइनली दे हैव रिजॉर्टेड पाकिस्तान और सब्जेक्ट किया है 5th जनरेशन वारफेयर। बेसिकली फेक न्यूज का एक सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली जो 2 इंसिडेंट हुए जिस तरह आप लोगों ने इंट्रो में बताया है कि इसमें बेसिकली इंडियन रॉ ने बेसिकली वहां से स्टार्ट किया था, और बेसिकली उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा सब एक कुछ होने वाला है, तो ये पुलवामा से पहले भी ऐसा हुआ था। अगर आप यू रिकॉल कि अर्नब गोस्वामी की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कल कुछ होने वाला है, तो इसी तरीके से ये भी था, तो उनको पहले से इंफॉर्मेशन थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब वहां के जो मीडिया जो रॉक के जो पेजेस थे, अकाउंट्स थे, फेक अकाउंट्स थे, यहाँ से वहां उन्होंने जब स्टार्ट किया तो पाकिस्तानी जो थे अनफॉर्चुनेटली जो बाहर स्पेशली जो बैठे हुए थे, उन्होंने उससे वहां से लीड ली और उन्होंने वो शोहदा को जिस तरीके से लसबेला में जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उसी तरह के यहाँ पे भी उन्होंने एक मलाइन करने की कोशिश की। और बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के साथ लायल नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान डेफिनेटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाई गई ये तमाम तर सिचुएशन हम देखते हैं, आपने जिक्र किया तमाम तर वाक़े का, और उसमें ये भी हमें बराह रास्त नज़र आता है कि रॉ इसमें इन्वॉल्व है और एक दफ़ा नहीं अरसा दराज से हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती है। खासतौर पर बलूचिस्तान में जो सिचुएशन हुई, बलूचिस्तान में पहले भी जिस तरीके से वो अपनी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते रहे और बार बार यहाँ से एजेंसीज नाकाम बनाती रही हैं, चाहे 65 की हम लोग बात करें या 2023 की हम लोग बात करें, वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आया कि रात के वक्त जो है ना वो हमला करने के ज़रा शौकीन नजर आते हैं। तो यहां पर सवाल ये बनता है सर, ये जो सारी सिचुएशन है इसके बाद की जो सूरत हाल बनाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया एक टूल है जो कि प्रोपेगेंडे के लिए अब इस्तेमाल होता है। 5th जनरेशन वॉर का भी आपने जिक्र कर दिया। हाउ वी टैकल, हम लोगों ने क्या करना है, हमारी जनरेशन ने क्या करना है, एक आम बंदे ने किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को परसीव करना है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज तो उसका जवाब दे रही हैं लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा एक्टिव है ना, तो हमारी क्या वो जिम्मेदारी बनती है? जी हाँ, देखिए पहले तो मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे। फिर ऊपर से सोशल मीडिया का दौर है, तो जिम्मेदारी का एहसास करें वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, और हमें बेसिकली वो देखना चाहिए कौन पाकिस्तान के लिए वफादार है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। तो वो चीज़ें बहुत सारी हमें वाज़ेह है, तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वैसे जो पीछे एक्शंस लिए थे और बेसिकली और फर्दर हमें इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए जो लोग इस तरह के मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, स्पेशली अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। उनका बेसिक टारगेट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस है और उसमें पाकिस्तान आर्मी है, ताकि वो मलायन करे पाए, एक वो डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन दी मासेस एंड दी आर्म्ड फोर्सेस। तो वो लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और लेकिन हमें ये है कि मीडिया को अपना भी रोल इसमें अदा करना चाहिए ताकि हम इसकी बेचकनी कर सकें। सही। मसूद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक खास सियासी जमात के सपोर्टर्स जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाहर बैठ के मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इसको 9 मई के जो वाकयात हुए उसके सामने ये कहा जा रहा है कि हमला तो ये है, यानी कि सपोर्ट किया जा रहा है उस खास जो सियासी जमात है उसके सपोर्टर्स की जानिब से। अब आप कैसे देखते हैं ये जो इकदामात हैं, इसमें हमें क्या करना होगा, एक पॉलिटिकल लीडर को क्या करना चाहिए, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या पाकिस्तान इन जो कंपनीज हैं, मेटा हो चाहे ट्विटर हो, क्या इनके साथ राब्ते में है? क्योंकि अक्सर औकात जब आप कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वो कम्युनिटी वायलेशन की उस पर आके आपका अकाउंट या तो रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, आपकी पोस्ट जो है उसको बंद कर दिया जाता है या उसकी रीच नहीं आती। तो क्या पाकिस्तान इन इदारों के साथ किसी तरीके से इन कॉन्टेक्ट है या बातचीत जारी है? देखिए पहले से भी पाकिस्तान इनके साथ राब्ते में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डबल स्टैंडर्ड से इनके, आप कश्मीर की बात करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या अभी गजा के सूरत हाल में भी इस तरह का मसाइल आ रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर ऊपर से ये है, देखें ना, हम पाकिस्तानियों जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के लिए हमें हमारे अपनी लॉयल्टी उसमें होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यकीनन पीछे उन्होंने ट्विटर पे बड़ी उन्होंने कोशिश की थी, कुछ ट्वीट्स ब्लॉक वगैरह करते हैं, लेकिन वेस्ट में आपको पता है इट इज सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, और उसकी इंतगाब ऑफ दैट वो भी चाहते हैं कि मलाइन हो पाकिस्तान को, वो भी चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर हो। और एक देखें ना कि एक इंटरनेशनल एजेंडा आप समझने की वाली बात है कि देखें कि पाकिस्तान में साउथ एशिया में चाइना की जो एक्टिविटी है, सी पैक है, BRI की वजह से और लिंक है, फिर पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, और फिर इसी वजह से देखें ना कि राक क्यों टारगेट कर रहा है, वो वेस्ट के बिहाफ पे कर रहा है।
और इनकी कोशिश यही है कि चाइना को यहाँ पे कंटेन करें। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीनो हजरात, जिस तरीके से आप लोग सूरत हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, उसकी नाकाम कोशिश बनाई गई और एक हमले में हमारे जवान शहीद हुए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन इस सिलसिले को आप लोग खुद ज़रा समझें और ज़रा स्टडी किया करें। किसी भी एक पोस्ट को देख कर उसको आगे शेयर ना किया करें और हंसी मजाक में आपको लगता है कि बड़ा आसान सिचुएशन हो जाती है, लेकिन आपके शेयर से जो है ना, एक आप पाकिस्तानी हैं, आपके वोट की जिस तरीके से अहमियत है वैसे ही आपके एक शेयर की भी अहमियत है। तो उसको ज़रा समझ के जो है ना, अकल व फहम के साथ जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे और शर्म के साथ आज का दिन जो है ना, वो हम लोग जो आज का दिन चल रहा है वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा हर दिन को मनाती है। और आज का दिन किस हवाले से, वो आप लोग जरा गौर से सुनिए। आज का दिन है जी जंग और तसादुम के दौरान, यानी कि किसी भी ऐसे जंग की सिचुएशन में जो माहौलियात के इस्तेहसाल होता है, जो नुकसान होता है, उसका 6 नवंबर को हर साल मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में दिन। और अक़वाम मुत्तहिदा देख रहा है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से जो सिचुएशन हो रही है फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन ये आज का दिन है, हमने आप लोगों को बताना था। और ये करारदाद पेश की गई थी कि जंगों के दौरान इंसान और जानवरों को ख़तरात दो चार होते हैं, जबकि उसके साथ साथ माहौल भी मुतासर होता है। तो जंगी मशीनरी फसलों को रोंद डालती है और उसकी सिचुएशन हम लोगों ने नागासाकी के हमलों में देखी कि आज दिन तक वहाँ पर फसल उस तरीके से या फूल उस तरीके से उग नहीं पाता। तो माहौलियाती नुकसान से आगाही के लिए इक़दाम किए जाएं और उसी के हवाले से आज का दिन मनाया जाता है। 2001 में ये दिन मंजूर हुआ था और उसके बाद फिर ऑनवर्ड ही हर साल दिन मनाया बिल्कुल जनाब, लेकिन बात यह है कि ये दिन मनाया तो जा रहा है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करें। जब जंगें होती हैं तो वहाँ पे जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे माहौलियात का भी जो है वो ख्याल रखा जाता है। लेकिन जो अब इंसानों के साथ हो रहा है, इंसानों के साथ के अलावा अगर हम बात करें मुसलमानों पे जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके हवाले से अगर हम देखें तो गजा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हम हमेशा आपको अपडेट करते रहे हैं कि कितने शहीद हो गए, कितने लोग जख्मी हो गए, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शोहदा की तादाद 9,500 से जायद है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जख्मियों की, तो जख्मियों की तादाद 19,000 से जायद है। अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह जो पनाह कैंप्स है, पनाह गजीन के कैंप्स है, उस पर हमले किए जा रहे हैं। और फिर महानूर एक और चीज देखे ना, तो जिस तरीके से एक इंसान होता है उसी तरीके से एक मुल्क होता है। इंसान को देखना चाहिए कि जब वो बीमार पड़ता है या जब उसके मुश्किल हालात आते हैं तो उनके साथ कौन कौन खड़ा होता है, आपको पता लग जाता है कि आपके साथ कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी तरीके से मौसम भी बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है हमारा। और पाकिस्तान के साथ जब आपको ये 4 खूबसूरत मौसम मिल जाए और उसके अंदर आजकल जो ऑटम चल रहा है, तो उस ऑटम के अंदर अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोग एक्सपीरियंस करें, जरा गिलगित बल्तिस्तान जाएं। तमाम तर इलाके आजकल जिस तरीके से वो के जो पत्ते होते हैं इतने खूबसूरत, और वो जो उसमें जबरदस्त फोटोग्राफी होती है, क्या बात है। वो कुछ मनाजिर हम आपको दिखाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शिगर से, और रिपोर्ट तैयार की है गुलजार शिगरी ने। गर्मियों के दिन गए तो सब्ज पत्तों की जगह जर्द पत्तों ने ले ली। सर्द हवाएं चलने का मौसम आया तो दरख्तों ने भी जर्दी माइल चादर ओढ़ ली। यख बस्ता सर्दियों की आमद का पैगाम देने वाले ये पत्ते इलाके का हुस्न बढ़ाने के साथ साथ सयाहों को भी दावत नज़ारा दे रहे हैं। जर्द और सब्ज पत्ते इलाके के हुस्न को जहां 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं पर गैर मुल्की सयाह इलाके की खूबसूरती के गुण भी गा रहे हैं। It's autumn season. I find that the variety of colors of the leaves are very interesting. Hello, I'm Yusmani Yusuf. I came from Malaysia to see this autumn season at Pakistan. A very fascinating and amazing, wonderful piece of land of Pakistan. Welcome to Pakistan. Hi, Assalamualaikum. I'm Fida from Malaysia, gang holiday. Right now we are at the Skardu on the autumn time. You see, all the leaf here, trees have colorful, and the weather is so good, like 5 to 10 degrees, something like that. And then you see the leaf become the yellow and sometimes red, and the mountains they have snow there. And then I love about the weather. यूं तो ज़िले शिगर के चारों मौसम दिलफरेब और दिलकश हैं, ताहम ख़ज़ां का मौसम अपने अंदर कई खूबसूरतियां समेटा हुआ है।
क्या खूबसूरत मनाजिर हम देख रहे थे शिगर से। और पाकिस्तान के चारों मौसमों के हवाले से बात करें तो वो हर जगह ही खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत खिज़ां का मौसम होता है। अक्सर औक़ात खिज़ां के बारे में कहा जाता है उदास होती है, लेकिन इतनी उदास नहीं होती। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरनेशनली भी जो सयाह आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ पर लिटरिंग ना करें, कूड़ा ना फेंकें, इन चीज़ों का ख्याल रखें और इनको प्रिजर्व और करें। फिर मौसम का आपने जिक्र किया तो आजकल पाकिस्तान में एक और भी मौसम चल रहा है, इसको मौसम कह लें या कुछ और जिक्र कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो इंतखाबात का मौसम आ गया है और इंतखाबात के मौसम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आप लोगों को मालूम होगा पिछले दिनों डिस्कस हो रहा था कि 11 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, तो अगर 11 फरवरी को इलेक्शन होते तो इतवार का दिन बनता, लेकिन अब हिस्ट्री में एक बड़ी बात होती, हिस्ट्री में एक डेवलपमेंट होती। डेवलपमेंट इस तरीके से होती है कि 1970 से ऑनवर्ड आज दिन तक 2023 तक कभी भी इतवार के रोज इंतखाबात नहीं हुए। हमारे पास जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 1970, फिर 7 दिसंबर 1977, फिर 7 मार्च पीर को था 1985, 25 फरवरी भी पीर को था, 2002 के इलेक्शन जो थे वो भी पीर को थे, जुमेरात को 2013 के इलेक्शन हुए थे, और फिर हफ्ते के रोज जो है वो मई 2018 के इंतखाबात थे। तो इस दफा भी जुमेरात का दिन गालिबन बन रहा है, तो आप लोग जाएं वोट डालें। लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपीपी, तमाम तर जमातें एक्टिव हो गई हैं। कल भी एमक्यूएम का हम लोग कल परसों एक जलसा देख रहे थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बड़े एक्टिव और गर्म नजर आ रहे थे। उसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आगे आने वाला जलसा जो है वो मनसेरा में होगा, और मनसेरा के साथ एक बड़ी एफिलिएशन है। आप लोगों को मालूम है कैप्टन सफ्तर भी वहां से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी नवाज शरीफ गाय बगाए वहां पर जाते रहते हैं और अपनी कौम से, अपने जो वहां पर उनके बसने वाले लोग हैं उनसे मुखातिब होते रहते हैं। बिल्कुल जनाब, और ये जो इंतखाबी मुहिम जारी है इसमें जिनके साथ आप पहले होते हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ इस तरह के बयानात सामने आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात करें तो अलीम खान साहब का कहना है कि तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की है उतनी तो किसी ने भी नहीं की। अब इसमें जो है ना बहुत ही चीज़ें हमारे माइंड में भी आती हैं, बहुत से सवालात भी हमारे माइंड में। इन सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शफकत अली साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत अली साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो इंतखाबी मुहिम है इसमें तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। अब ऐसे में इंतखाबी मुहिम के लिए उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक है कि बिल आखिर इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, जिसके लिए बहुत सी पार्टियां बड़ी परेशान थी। तो आपने कहा कि वो इतवार के दिन नहीं है, तो ये तो एक तरह से अच्छी बात है। पाकिस्तान में वैसे ही छुट्टियों का लोग बहुत शौक करते हैं, तो एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाएगी संडे वाले दिन बच्चों के साथ और थर्सडे वाला दिन जो है कौम के साथ। तो बहुत खूब। अच्छा, तो ये सारी सिचुएशन को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं और तमाम तर पार्टीज की कारकर्दगी भी जरा ब्रीफली बताइएगा। अच्छा, अभी चूंकि जब तक इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो सारी पार्टियां थोड़ी सी सिवाय पीएमएलएन के वो थोड़े से एक्टिव थे, बाकी लोग जो थे वो थोड़े से बैकग्राउंड पे चले गए थे कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती दे वर नॉट श्योर कि इलेक्शन विल बी हेल्ड और नॉट, तो वो इस बारे में बड़े परेशान थे। अब जो है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी को। तो अब जो है लोगों को ज्यादा यकीन भी आ गया है, जरदारी साहब भी एक्टिव हो गए हैं, मीटिंग्स वगैरह उन्होंने फोन कॉल शुरू कर दिए हैं, बिलावल भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हम जीत जाएंगे, मियां साहब तो ऑफकोर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। फिर दूसरी छोटी पार्टी इस्तेकाम पार्टी का आपने जिक्र किया, तो वो इस्तेकाम पार्टी के बारे में ये है कि वो हो सकता है क्योंकि सरप्राइज दे, क्योंकि पंजाब में उनकी जिस तरीके से लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि पहली नहीं तो दूसरी पार्टी वो बन जाए पंजाब में, और फिर दे विल बी अ शेयर होल्डर इन द गवर्नमेंट। सही। अच्छा शफकत साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी को आज तक लेवल प्लानिंग फील्ड मिली ही नहीं। ये तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई नहीं मिली और अब इसकी क्या सूरत हाल है, अब मिलने के कोई चांसेस है? नहीं, असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि हम जो भी इलेक्शन जीत जाते हैं वो कहते हैं कि वो तो अच्छे हो गए हैं, जो हार जाते हैं हम लोग उसे एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं करते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई कुछ लोगों की कुछ पार्टीज की अपनी ग्रीवेंसेस होंगी और उसको वो बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन से चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो डिस्कस कर लें। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है और उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि कोई प्रेशर ना हो। ये पार्टीज के जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हमें फ्री आजादाना तौर के ऊपर करने दी जाती, लोगों को
कैंडिडेट्स हमें चुनने में थोड़ा मसाइल होते हैं, लोगों के उनके ऊपर खामखा वाले प्रेशर्स होते हैं, तो इस तरह के। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री होंगे, आप टेंशन ना लें। सही। अच्छा, हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में चैलेंजेस के हवाले से बात की। अब चैलेंजेस देखें तो बयानिया क्या होना चाहिए, क्योंकि अब के जो हालात हैं, अब यूथ के मसाइल डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू जो पहले इलेक्शंस में होते थे। महंगाई होती थी, लेकिन अब महंगाई के अलावा जिनके पास पैसा भी है, हमारे पास लाइफ सिक्योरिटी का इशू है, हमारे पास एजुकेशन का इशू है, हमारे पास हेल्थ का इशू है, इवन फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े अस्पताल भी मौजूद हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड क्या है, इस पर आजकल यूथ बहुत आवाज़ उठा रही है। तो अब क्या बयानिया होना चाहिए, अब मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए पार्टीज़ का? अच्छा, पहली जो 3-4 बड़ी पार्टीज है जिनके स्टेक वो ज्यादा हैं, वो तो इकोनॉमी पे ही जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर इकोनॉमिक हालात आपके सामने वो ये तरफ हम गए हुए हैं, तो वो भी उनका भी प्रेशर रहता है हमारे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है। तो पहला तो इनका इकोनॉमी के ऊपर ही सब लोगों का फोकस होगा, और सब अभी कह भी रहे हैं, जो जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, रैलीज, छोटी मोटी जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी बेहतर कर देंगे। और वो बाकी इसके अलावा जाहिर है, अगर ये लोग कोई भी हुकूमत में आती है, चाहे PMLN आती है, पीपल्स पार्टी है, या कोई और भी कोई पार्टी भी जीत के सामने आ जाती है, तो उनके सामने सिर्फ एक इकोनॉमी का चैलेंज नहीं होगा। यूथ ज़ाहिर लोग परेशान हैं, जॉबलेस की जॉब चाहते हैं कि अच्छी जॉब्स मिलें, तो उसमें ये सारी 3-4 चीजें होंगी। सबसे पहले तो इकोनॉमी है, उसके बाद लोगों को, क्योंकि बहुत सारे आपने पिछले दिनों में देखा होगा, खबरें भी आई, आर्टिकल भी छपे कि लोग जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से तंग आके मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये मेरे बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके वक्त के लिए। और ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन अच्छे होंगे और आप लोगों ने जाना है अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। हम पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे, इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब हम रुख करेंगे उन नौजवानों का जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। एंड वी आर सो प्राउड कि पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं, और हमें जो है उनसे बात करने का मौका भी मिल रहा है। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, और एशियन पैरा गेम्स में मेंस डिस्क थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आपको ये भी बताती चलूं कि 51.23 मीटर डिस्क उन्होंने थ्रो की है, और इससे पहले 2021 में भी वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं। तो पैरा एशियन गेम्स में चीन में इन्होंने ये हासिल किया, लेकिन इससे 2 साल कबल भी पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल दे चुके हैं। गोल्ड मेडल हासिल करना कोई इजी काम नहीं होता। अगर आप लोग गेम्स को स्टडी करें तो गोल्ड मेडल वो टॉप पोजीशन और गोल्ड मेडल तक रिसाई जो है ना, उसके पीछे की मेहनत बहुत बड़ी है। तो हैदर अली को हम खराज तहसीन भी पेश करेंगे पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से, और आज वो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हैदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान इस गोल्ड मेडल को लेकर आने के लिए। ज़रा बताइएगा डिस्क थ्रो के हवाले से और इस पैरा एशियन गेम्स के हवाले से, अपनी ट्रेनिंग आपकी कैसी थी, और फिर कब आप चीन पहुँचे, और कितनी गेम्स जो थी वो इसमें होती हैं, कितने चांसेस होते हैं, बताइएगा ज़रा। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया जी। इसमें 46 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं डिस्कस थ्रो इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा बाकी जो टीमें थी हर एक की अलग-अलग मतलब गेम थी, जैसे मतलब बैडमिंटन थी, स्क्वैश थी, काफ़ी गेमें थी जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खास करम और सबकी दुआओं से, और सिर्फ मेरा ही एक गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान में मैं ही एक जीता हूँ। सही, क्या बात है जी। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें फख्र है अपने नौजवानों पे, हमें आप पे फख्र है। मुझे ये बताइएगा हैदर अली कि ये जो डिस्क थ्रो होती है, इसमें आपके बाजुओं के मसल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 51 मीटर बहुत लंबी जगह होती है। इस पे आप कैसे थ्रो करने के लिए क्या प्रैक्टिस की, पाकिस्तान में कहाँ पे प्रैक्टिस की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या एक्सरसाइज चाहिए होती है, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है इसके लिए? जी इसमें तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मल्टीविटामिन भी ज़रूरी होते हैं, एक्सरसाइज ज़रूरी है, टेक्निक ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है। ये पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है, जो मतलब जो करना होता है। 2 दिन वेट ट्रेनिंग होती है, 2 दिन टेक्निक होती है,
2 दिन मतलब स्पीड वर्क होता है, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। तो ये मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेके चलना पड़ता है, और खासतौर जो एथलेटिक्स है इसको मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी देर से यानी इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस मेडल के लिए, इस इवेंट के लिए तकरीबन, क्योंकि ये 5 साल बाद पैरा एशिया गेम चाइना में हुई हैं। 4 साल बाद होनी थी, कोरोना की वजह से ये 5 साल बाद हुई हैं। तो 5 साल समझ ले मैं इस इवेंट की तैयारी कर रहा था इस मेडल के लिए। बहुत खूब। अच्छा हैदर, बताइएगा ज़रा डिस्क थ्रो गेम जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बताइएगा। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं जेवलाइन में 3 ट्राइज होती हैं, तो इसमें भी क्या 3 ट्राइज होती हैं? और फिर ये जो डिस्क है इसका अपना भी वजन बड़ा डिपेंड करता होगा, तो वो भी बताइएगा, और किस हिसाब से इसको फेंका जाता है वो ज़रा एक्शन भी अगर आप दिखा सके हमें स्क्रीन के ऊपर। जी बिल्कुल, इसका भी ये क्वालिफाई राउंड होता है। अगर 8 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर हो तो उनको 3 क्वालिफाई राउंड दिए जाते हैं, 3 थ्रो दिए जाते हैं। जब 3 थ्रो हो जाती हैं तो उसमें टॉप 8 जो है उनको फिर 3 थ्रो करने का और मौका मिलता है। तो जब 6 थ्रो हो जाती हैं तो उसमें टॉप बेस्ट जिसकी थ्रो होती है, चाहे पहली हो, दूसरी हो, 5वीं हो, 6वीं हो, जिसकी टॉप बेस्ट थ्रो होगी उसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ऐसे फिर डिक्लेयर हो जाते हैं। सही। अच्छा हैदर अली, आपने 2021 में भी अपने नाम किया गोल्ड मेडल। अब अगर पाकिस्तान लेवल पे बात की जाए, बहुत से खिलाड़ी जो हमें देख रहे हैं बहुत टैलेंटेड भी हैं, ये बताइएगा कि इस तरह आप क्या पहले पाकिस्तान के लेवल पे खेलते रहे, इंटरनेशनली किस तरह आप पार्टिसिपेट करते हैं? कोई फेडरेशन होती है, कोई एकेडमी होती है जो नॉमिनीज भेज रही होती है, या खुद आप अप्लाई करते हैं? किस तरह होता है ये सब? जी इसका मुकम्मल एक पहले नेशनल गेम होती है। नेशनल गेम में हर प्लेयर को मौका मिलता है, हर डिपार्टमेंट के प्लेयर को, हर वैसे आम पंजाब सब प्लेयरों को मौका मिलता है। उसमें जो नेशनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनकी जो फिर एंट्रीज है फिर वो जाती है, मतलब एशिया में अगर कंपटीशन हो रहा है उधर, अगर कॉमनवेल्थ में हो रहा है उधर, तो एक मुकम्मल एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के तहत आपने पहले पाकिस्तान जीतना है, पाकिस्तान जीत कर फिर आप एशिया में जाकर आप मतलब कंपटीशन करेंगे, कम्पीट करेंगे। अच्छा अच्छा हैदर, बताइएगा पाकिस्तान में इस गेम का क्या रुझान है? कहीं पर प्रैक्टिस होती है? और बच्चों के अंदर क्या रुझान देखने में आता है? कोई तब्दीली आई आपके 2021 के गोल्ड मेडल के बाद, 2023 जीतने के बाद? क्या यहाँ पर लोगों के खेलने का इसको सीन है? जी आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो मतलब तवज्जो है वो क्रिकेट की तरफ ही है। हर बच्चा, हर जो मतलब लड़का है वो ज्यादातर क्रिकेट को ही पसंद करता है, क्रिकेट ही खेलता है। हमारी जो गेम है एथलेटिक्स, इसमें बहुत कम लोग आते हैं। अभी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा जितना पड़ना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि सारे को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो एथलेटिक्स और बाकी गेमों में बहुत कम लोग हैं, लेकिन इन मेडल जीतने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फर्क पड़ा, कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। जरा हैदर भाई अपनी गेम की तारीफें करें ना, ताकि लोग जो है वो इससे इंस्पायर हों। इस गेम के फवायद थोड़े से बताएं, फिटनेस के हवाले से, मेंटली रिलैक्सेशन के हवाले से। इसका सबसे बेहतर तरीका तो इसकी ये है, इंडिविजुअल इवेंट है, इसमें किसी सिफारिश की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाकी जो टीम वर्क होता है ना, उसमें बड़ी चीजों की जरूरत पड़ती है आगे आने के लिए। ये इंडिविजुअल इवेंट है। जैसे मैं डिस्कस थ्रो करता हूँ, मैं आज अगर 50 मीटर कर रहा हूँ तो मैं एशिया लेवल का प्लेयर हूँ, अगर मैं आज 70 मीटर करूंगा तो मैं वर्ल्ड लेवल का प्लेयर हूँ। इसमें किसी सिफारिश की, सिर्फ अपनी मेहनत है। आप दिन रात एक करके जितनी जल्दी इसको इम्प्रूव कर लेंगे उतनी जल्दी आप टॉप पे आ जाएंगे। इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा हैदर, ये बताइएगा कि जिस तरह हम डिस्क थ्रो के हवाले से बात करते हैं, तो एथलीट्स एक मुकाबला जीतते हैं और वो फिर अगले के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब आपका क्या टारगेट है? आप कौन से टूर्नामेंट के लिए, कौन से गेम्स के लिए जो है आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया, अभी हो रही है इसके बाद पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में फ्रांस में। तो मेरा क्वालिफाई हो गया, 1 साल है मेरे पास, क्योंकि सितंबर में वो होनी है। और इंशाल्लाह मैं उसी के लिए अभी मैंने तैयारी शुरू भी कर दी है। 3-4 दिन से मैं जिम जा रहा हूँ, ग्राउंड में जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला फिर मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक दे। इसमें मेहनत होती क्या है? कि आपने मसल स्ट्रांग करने होते हैं या प्रैक्टिस करनी होती है? कि रूटीन में हम कहाँ प्रैक्टिस करें? ये भी डर होता है खुदा ना खासे डिस्क फेंक के किसी को लगना चाहे रूटीन में, तो कहाँ आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं? और इसके लिए मेनली मैं ये जानना चाहूंगी, जो जिन लोगों को शौक है, जो कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे मेरी तरह करते थे और उसके बाद उन्होंने नहीं की, बिकॉज कोई आप डिस्क थ्रो करती नहीं है? मैंने स्कूल लेवल तक ही Nice किया है। तो उसके बाद बेहतरीन। हमें कोई ना चांस मिला, ना पता था, और ना इतना फिर इंटरेस्ट भी रहा। तो फिर कहाँ पे जाके प्रैक्टिस करें, क्या एक्सरसाइज करें? जी ये प्रैक्टिस के लिए खास मतलब एक ग्राउंड चाहिए। खास को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्राउंड में कोई बंदा ना हो, क्योंकि इसका 2 kg 2-3 किस्म की, एक जिसका 1 किलो kg वेट होता है, दूसरी का 1.5 kg और एक का 2 kg।
तो जब ये हवा में जाके गिरती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वजन हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए तो बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एक तो ये हो कि आपका ग्राउंड बिल्कुल फ्री हो, कोई ग्राउंड में ना हो, तो ये सबसे बड़ा मसला है। इधर मैं गुजरांवाला में रहता हूँ तो हमारे पास तो बिल्कुल ग्राउंड नहीं है। तो मैं मतलब कि जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा, हाँ जी, बहुत ज्यादा मसला होता है। क्योंकि आपको पता है ज्यादातर हमारे इधर क्रिकेट का शौक है, उसके बाद फुटबॉल का है। जब तक क्रिकेट और फुटबॉल के प्लेयर ग्राउंड से घर चले नहीं जाते उस तब तक मैं गेम नहीं कर सकता। जब मेरी बारी आती है तो धूप बिल्कुल सर पे आ जाती है, यानी 11-12 बज जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ट्रेनिंग करने में। नहीं, सही बात है, लेकिन हैदर भाई आपने भी बड़ी मेहनत की, इसीलिए आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में 2 गोल्ड मेडल आपके नाम पे हैं। तो इसी तरीके से हिम्मत करनी चाहिए, वो भी अपने प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे भाई प्लेयर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। जरा बताइएगा कुछ, अब आपने जिक्र किया गुजरांवाला का, पहलवानों का शहर है, बहुत सारे अखाड़े भी मौजूद हैं और माशाल्लाह आपकी सेहत से भी लग रहा है कि बड़े खाबे के शौकीन होंगे आप भी। तो ये जरा कुछ बताइएगा अपनी डाइट के हवाले से। और फिर ये जो एथलेटिक्स और ये जोर की गेम होती है, इसमें तो बड़ा देसी घी चलता होगा, बड़ा मक्खन के साथ जो है पराठे एंजॉय करते होंगे आप, जरा बताइए अपनी डाइट के हवाले से। जी मैं तो मतलब शौक तो है मक्खन पराठों का, लेकिन वो मतलब नहीं इतने नहीं मैं यूज करता। मैं ज्यादा सुबह कॉर्नफ्लेक्स या दलिया इस्तेमाल करता हूँ, अंडे लेता हूँ सुबह नाश्ते में, और दोपहर को मैं चिकन या मटन, और शाम को फिर ऐसे बीफ, यानी चिकन को ज्यादा दोपहर या शाम को लेता हूँ, सुबह को मैं दलिया अंडे, और यही मेरा नाश्ता होता है। और इसके अलावा मल्टीविटामिन काफी हैं जो जरूरी होते हैं कि आपने अगर गेम करनी है तो वो आपकी रिकवरी के लिए। फ्रूट वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जूसेस वगैरह करने पड़ते हैं ताकि जो भी बंदा मेहनत ग्राउंड में करता है उसको रिकवर करने के लिए, तो ये सारी चीजें फिर मेंटेन करनी पड़ती हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हमारे घरों में भी यही ट्रेंड होता है कि सुबह बच्चों को जबरदस्ती पराठे खिलाने हैं। बल्कि आपसे ज्यादा हैदर तो देसी खुराक मेरी है, तो इस रूटीन में ये होते हैं कि हम रूटीन में पराठे खिलाते हैं, ज्यादा अंडे और सालन, ये चीजें खा रहे हैं। आलू के पराठे, मलाई हनी वाले पराठे, तो पता नहीं कौन कौन से पराठे जो है ना वो हमारे सामने होते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने बैलेंस डाइट का जिक्र किया, मल्टीविटामिन्स का जिक्र किया, जो कि बहुत जरूरी है हमारे एथलीट्स के लिए भी और हमें अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए। अच्छा हैदर, लास्ट में एक चीज सिर्फ थोड़ा सा बताइए गुजरांवाला के हवाले से, कल्चर के हवाले से। जरा आपका शहर है तो हम चाहते हैं कि अब उसका इस्तेफादा हम आपसे लें, और आखिर में कोई मैसेज भी देना चाहें तो वो भी। जी गुजरांवाला माशाल्लाह पहलवानों का शहर है, और मैं जब जीत के आया हूँ तो वाकई इन्होंने साबित किया कि वाकई ये हर गेम को सपोर्ट करते हैं, और मतलब खुले दिल से मतलब करते हैं सपोर्ट। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तान का और गुजरांवाले का, और खास तौर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो गेम के शौकीन हैं, जो करना चाह रहे हैं कि आप किसी भी गेम में हैं, आप दिलो जान से मेहनत करें, ग्राउंड को टाइम दें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत को इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपको जब मौका मिलेगा अल्लाह ताला आपको जरूर शुक्र करेंगे। इससे यह है कि अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली, एक दफ़ा फिर से आपको मुबारकबाद, इसी तरीके से जमे रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जी जनाब, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।
मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। कोई छक्का मार दे या कोई विकेट उड़ा दे या फिर कोई कैच गिरा दे, होगा ये सब डिस्कस। शो है गेम उठा दे, ओनली ऑन पीटीवी होम। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों से मालामाल है। उसी तरीके से जब सर्दियाँ आती हैं या मौसम की तब्दीली होती है, हमारे पास ख़ास उसके हवाले से मुख्तलिफ खाने भी होते हैं। और उसमें हम लोग जब जिक्र करते हैं सर्दियों में, तो हमारे सबसे उभर कर चीज़ जो सामने आती है वो होती है ड्राई फ्रूट्स। और उसके अंदर भी एक चीज़ सबसे नुमाया, जो कि महंगे तरीन और बचपन से हमें कहा जाता है कि सबसे अमीर लोग जो है ना वो उसकी जो है वो शौकीन होते हैं और वो खाते हैं। चिलगोज़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और चिलगोज़ा बहुत सारे आसपास आपकी दुकानें, मार्केट और वाफर मिकदार में पाकिस्तान में मिलता है। इंटरनेशनली इसकी कीमत तो आसमानों से बात कर रही है। पाकिस्तान के अंदर ये कैसे बनता है, कहां पर बनता है और कैसे इसका वो सारा मरहला होता है, इसके हवाले से हमारे पास रिपोर्ट है। जी जनाब, और इस पर जो रिपोर्ट एक जबरदस्ती तैयार की है सैयद वजीर ने, आइए मुलाहिजा फरमाते हैं। यस। सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान जनूबी वजीरिस्तान कहते हैं। यहाँ की जमीनें जरखेज और खेत हरे भरे हैं, लेकिन मौसम अगर मुवाफिक होगा तो ही पैदावार बेहतर होगी। जनूबी वजीरिस्तान में इन जंगलात की वजह से मुकामी लोगों को तकरीबन 14 अरब रुपए के लगभग आमदन मिलती है। प्रोसेसिंग तो तकरीबन सब की जा सकती है। अभी प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा हुआ है जनूबी वजीरिस्तान में। एक अलमिया ये भी है कि यहाँ के लोग इन दरख्तों को काट कर लकड़ी जलाते हैं और कोयला से खुद को गर्म रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली और सैलाब के बायस भी काफी नुकसान हो चुका है। जी जनाब, चिलगोज़े के हवाले से आप एक रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें ये भी बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली और सैलाब की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फिर ईंधन के तौर पर जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है उसकी वजह से भी चिलगोज़े की काश्त में कमी आ सकती है। अब हम जब जाते हैं मार्केट ड्राई फ्रूट्स लेने, तो नजब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि बाकी ड्राई फ्रूट्स ओपन होते हैं तो हम खड़े होकर टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो चिलगोज़ा होता है ना वो शीशे के कैबिन में होता है, ताकि उसको लोग जो है ना ऐसे टेस्ट ना कर सके। तो बेसिकली ये है कि जितनी महंगाई हो रही है इसमें चिलगोज़ा एक पहुंच से बाहर तो हो ही रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खाना चाहिए लेकिन अब ये है कि जो हमारी मौसमियाती तब्दीली है ये उसकी काश्त में भी कमी कर सकती है। मेरा ख्याल है कि लोगों को जाना चाहिए वजीरिस्तान घूमने फिरने के लिए और वहां से चिलगोज़े लेकर आ जाए। कंपैरेटिवली थोड़े से सस्ते पड़ेंगे, सस्ते भी पड़ेंगे आपको। और खास तौर पे जो है ये जो जब हम चीजें खुद लेके आते हैं ना एज अ सुवेनियर, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है अपने रिश्तेदारों को जब आप देते हैं। और रिश्तेदारों के साथ साथ आपके एम्प्लॉयज का भी बहुत हक होता है। ये मुझे अब अंदाजा हुआ है अमेरिकी एक कंपनी के जो CEO है उनके एक इकदाम के बाद हुआ ये कि CEO बहुत खुश थे और वो खुश इस वजह से थे कि उनकी सालगिरह थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी के 1200 मुलाजमीन को डिज्नीलैंड बीवी बच्चों समेत टोक्यो 3 दिन के लिए भेज दिया। और जो है वो छुट्टियों पर जाने के लिए उन्होंने ऐसा जो है ना अच्छा सा सरप्राइज अपने एम्प्लॉयज को दिया कि एम्प्लॉयज खुश होकर रहेंगे। आपको ये बताते चलूं कि ये अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है और CEO के सरप्राइज के बाद जो है ना वो बहुत खुश है। ऑब्वियसली 1200 एम्प्लॉयज को अगर आप छुट्टी पे भेज दें टोक्यो के डिज्नीलैंड में तो आप खुश हो जाएंगे। आप देख रहे हैं CEO की तस्वीर भी आ रही है हमारी स्क्रीन पर। और अब जब आप जाते हैं छुट्टियों पर, इंसान है ये वो अच्छे इंसान है और ये इंस्पिरेशन होने चाहिए तमाम CEOs के लिए, तमाम डायरेक्टर्स के लिए, या तमाम हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बिल्कुल, हमें पीछे से आवाज आ रही है ये वो नूरानी चेहरा। और अच्छा अक्सर औकात ये होता है कि जब एम्प्लॉयज जाते हैं तो बच्चे और बीवियां कह रही होती हैं कि बीवियां नहीं बीवी कह रही होती है कि हम साथ क्यों नहीं जा रहे। तो ये सबसे अच्छा इकदाम है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। 3 दिन टोक्यो का डिज्नीलैंड का जो टूर था दैट वाज स्पॉन्सर्ड। और ये सिर्फ 1-2 लोगों के लिए नहीं, 1200 लोगों के लिए।
वेल ये तो अच्छी खबर थी। आगे बढ़ेंगे और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। हेल्थ का हमारा सेगमेंट है और हेल्थ में बहुत अहम टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। अक्सर जिक्र होता है कि हम लोग खानदान में शादियां करें, कजन मैरिजेस, इसका फायदा होता है, नुकसान होता है। तो ये इतनी आसान डिबेट नहीं है। हम लोग केसेस देखते हैं, हाँ हीमोफीलिया के भी हमारे पास केसेस आते हैं, खून की बहुत सारी बीमारियों के, रेयर डिजीज़ के, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि जेनेटिक डिजीज़ या हमारी ये जो जनियाती जो मसाइल होते हैं वो, और ये रेयर डिजीज़ ये किन वजूहात की बिना पर होती हैं। क्या इसका मेन रीज़न यही है कि फैमिली मैरिजेस, या इसके मुख्तलिफ और भी रीजंस मौजूद हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शोबा हयातियात केमिस्ट्री के ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अंसर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मेरे लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी, रेयर डिजीज़ क्या है और क्या इससे बचाव मुमकिन है? अच्छा, रेयर डिजीज़ जो हैं वो एक टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसके अंदर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं इस बेस पर कि कितने लोगों में ये डिज़ीज़ होती है। मसलन यूरोप की डेफिनेशन ये है कि 2000 में से अगर एक किसी फ़र्द को ये कोई डिज़ीज़ है ऐसी, तो उसको हम रेयर डिज़ीज़ कहते हैं। अच्छा। उसके मुकाबले में डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि उससे ज़्यादा कॉमन है, तो हम उनको रेयर डिजीज़ नहीं कहते। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे नंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो 2000 से लेकर 2 लाख तक लोगों के ऊपर अगर एक आदमी में ऐसी बीमारी हो तो उसकी वजह से उसको हम रेयर डिजीज, यानी कि रेयरली पाए जाने वाली बीमारी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपने कहा नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि किसी एक शख्स से दूसरे शख्स को साथ खाना खाते हुए, साथ बैठते हुए ये नहीं लगती हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, सही आप कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर पाकिस्तान का अगर हमारे पास सर्वे तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नज़दीक पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल करें 2000 और 1% वाला, तो उसके मुताबिक कौन सी रेयर डिजीज़ पाई जाती है? इसमें हमारे अगर देखें ओवरऑल इंटरनेशनल रेयर डिजीज़ जो हैं उसमें कुछ 10,000 टाइप्स हैं। अच्छा, तो इन मुख्तलिफ किस्में हैं, लेकिन उनको पूल अप करें तो पाकिस्तान में एक एस्टीमेट है कि तकरीबन 16 मिलियन लोग जो हैं वो रेयर डिजीज़ से किसी न किसी तरह से मुतासर हैं। मसलन अब रेयर डिजीज़ क्या है? ब्लाइंडनेस है। बच्चे जो हैं पैदाइशी तौर पर या पैदाइश के थोड़ी देर बाद ब्लाइंड हो जाते हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जहनी मजूरी है, या वो हम छोटे सर वाले लोग देखते हैं, माइक्रोसेफली कहते हैं उनको टेक्निकली, लेकिन वेरी रेयर बट स्टिल, लेकिन उनके नंबर्स हमें रीजनेबल लेवल पे मिलते हैं। तो मैंने कहा कि जिसका अगर हम इनको पूल अप करें और कंबाइन करें तो ये तकरीबन 16 मिलियन की पॉपुलेशन बन सकते हैं। रेयर डिजीज और जेनेटिक डिजीज। हाँ, लेकिन रेयर डिजीज़ जो हैं उनमें से 80% वो हैं जो जेनेटिक्स हैं। सही। यानी वो फैमिली में फिर इनहेरिट हो सकती हैं, और जो 20% है वो इन्वायरमेंट या बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है ज़्यादा कंसर्न वो है जो 80% जेनेटिक फॉर्म्स हैं जो फैमिलीज में फिर रन कर सकती हैं, और उसमें एक से ज़्यादा बंदे में ये वाला बीमारी हो सकती है। अच्छा, अब जो मैंने इंट्रो में जिक्र किया था फैमिली मैरिजेस का, ये भी एक रीज़न है क्या? ये भी रीज़न है। मसलन पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें तो ज़्यादा कॉमन होने की एक वजह जो है वो कज़न जीनीस जो मैरिजेस हैं वो हैं, क्योंकि जब हम ख़ानदान में शादी करेंगे तो उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ जो क्रोमोसोम, हर इंडिविजुअल में क्रोमोसोम जो भी जीन है उसकी 2 कॉपीज़ हैं। तो अगर दोनों कॉपीज़ में डिजीज़ करने वाला जीन आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये रिसेसिव है। सो जब हम आपस में शादियाँ करेंगे तो उनके होमोजाइगस या रिसेसिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही, वो माइनर से मेजर की तरफ बिल्कुल वो चले जाते हैं। मेजर से माइनर तो ना हम करें, लेकिन जो म्यूटेंट अलील है, दो म्यूटेंट, अगर एक म्यूटेंट जो है वो जीन एक नॉर्मल काम नहीं कर रहा, मसलन आपने हीमोग्लोबिन की हीमोफीलिया की एग्जांपल ली, तो अब उसमें नॉर्मल अगर जीन है तो वो तो नॉर्मल बनाएगा ब्लड सेल्स, लेकिन अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो अब ये हमने कहा कि एक नई फॉर्म बन गई। लेकिन डॉक्टर साहब, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया तो बिल्कुल रेयर नहीं है ना? अब थैलेसीमिया तो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो इसी वजह से कॉमन है। जब ये चीज़ ज़ाहिर है इंटरनेशनली वो इतने नंबर्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कॉमन होने की वजह क्या है? तो वो देन वी सी के ये वजह कज़न मैरिजेस हैं। सही। अच्छा, अगर कज़न मैरिज नहीं भी होती तो आजकल हर इंसान की बॉडी में कुछ ना कुछ चीज़ों की वो टेंडेंसी होती है किसी ना किसी बीमारी की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में भी, शादी से पहले कुछ मेजर टेस्ट जो हैं वो नहीं करवाते। बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि करवाने चाहिए? क्योंकि हमें ये डर होता है कि टेस्ट की बेसिस पे हम कैसे किसी से शादी करें या ना करें, रिश्ता ना टूट जाए। तो आप कौन से टेस्ट हैं जो आप सजेस्ट करते हैं तमाम मर्द हजरात को भी और ख़वातीन को भी ये टेस्ट शादी से पहले करवाने? इसमें जो दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स हैं, मसलन एक मॉडल तो ये है कि हम जो कॉमन चीज़ें हैं उस पॉपुलेशन की उनके लिए प्री स्क्रीनिंग हो। मसलन यूके में हीमोफीलिया के लिए हो रही है, कुछ मुल्कों में सिकल सेल एनीमिया की हो रही है, कुछ मुल्कों में और तरह की हो रही है। सो ये डिपेंड कर रहा है हमारे यहाँ कॉमन क्या है। मसलन थैलेसीमिया अगर हमारे यहाँ कॉमन है और गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन इस पर की भी कि हमें उसको करना चाहिए स्क्रीन, बट सम हाउ
वो सेटअप भी अवेलेबल नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर कि अगर हम आज इम्प्लीमेंट भी कर दें कि वी हैव टू स्क्रीन एवरी पर्सन बिफोर द मैरिज, इट्स नॉट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो सेटअप नहीं है। अब आ रहा है आस्ता आस्ता, जिस मौजू पर बात करने के लिए हम आज भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से ये पॉसिबल है कि हम लार्ज पॉपुलेशन को स्क्रीन कर सकें। तो लेकिन ये कि ये आइडिया लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ डिजीज़ कौन कौन सी कॉमन हैं और उसके नंबर्स जब हमें अंदाज़ा होंगे ये हैं, या वो फैमिलीज़ हैं जो एट रिस्क हैं, मसलन अब उनके अंदर अगर नवीनापन आ रहा है और उस नवीनापन के लिए हमें पता है कि ये चीज़ कर रही है, ये जीन म्यूटेशन यानी की वजह से हो रही है, तो हम उस केस में उनके लिए पैनल फिर बना सकते हैं और उनको डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्क्रीनिंग का भी जिक्र किया। पाकिस्तान में स्क्रीनिंग का सिस्टम ज़रा बताइएगा। हमारे पास कारआमद है, चल रहा है, वो एक चीज़। दूसरी चीज़, बरवक्त तशख़ीस क्यों अहम है रेयर डिजीज़ के लिए? आपने जिक्र किया ब्लाइंडनेस का, वो तो बच्चे की पैदाइश के साथ आपको खुद मालूम हो जाएगा, छोटे शहर का भी आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारी डिजीज़ होंगी जो आगे बढ़ते हुए बच्चों के साथ 6 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में जाके मालूम होती होंगी। तो ये कितना ज़रूरी है कि बरवक्त तशख़ीस होनी चाहिए? और फिर म्यूटेशन का जो आपने जिक्र किया तो वो भी ज़रा बताइएगा। इसमें जो पहली चीज़ है कि रेयर डिजीज़ जो भी हो उसमें से एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी हम उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सही बॉडी हमारी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। ये सारे जो हैं वो 5 से 7% के करीब रेयर डिजीज़ हैं जो ट्रीटेबल और मैनेजेबल हैं। अच्छा, बट इट डिपेंड्स ऑन कि हम डिटेक्ट कब करते हैं उनको। ठीक है। अब दुनिया में जैसा बताया ना कि वर्जन है स्क्रीनिंग का, ये कि फीटल स्क्रीनिंग होती है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है। अब न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग इंग्लैंड में हो रही है, वहाँ पे वो 58 डिजीज़ को बर्थ पे चाइल्ड के एक ड्रॉप से वो चेक कर रहे हैं। ये यूएसए में भी है, इस तरह बहुत सारी जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनके अंदर ये न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग हो रही है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है अगर कुछ हो रहा है कुछ हॉस्पिटल्स में तो वो सिर्फ थैलेसीमिया है, अदरवाइज हमारे कोई और चीज़ स्क्रीन नहीं हो रही। अगर पता चल जाए, मसलन एक बीमारी है फिनाइलक्यूटिनेरिया, इसमें क्या होता है कि हम जो प्रोटीन डाइट लेते हैं उसमें फिनाइलएलानिन अमाइनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी के हर प्रोटीन के लिए चाहिए होता है। वो लोग उस अमाइनो एसिड को यूज़ नहीं कर सकते, उसकी वजह से क्या होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उनके ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ब्रेन में डिपॉजिट होगा तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ जाएंगे, उन्हें अपनी सेंस नहीं, सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट नहीं, इस तरफ चले जाएंगे। अगर हम उनकी डाइट से उसको रिमूव कर दें, फिनाइलएलानिन फ्री डाइट दे दें, तो देन दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेयर डिजीज़ कि अगर आपको पता हो कि ये ट्रीटेबल हैं या मैनेजेबल हैं, ट्रीट तो नहीं हो रहे। एलर्जीज भी इससे रिलेट करती हैं फिर? सॉरी, कुछ नॉर्मल एलर्जीज का जो हम जिक्र करते हैं तो वो भी इससे रिलेट करती होती हैं? जो इम्यून जो सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर एलर्जीज और ग्लूटेन एलर्जी होती है तो वो नहीं खा सकते। अच्छा, बेसिकली ग्लूटेन एलर्जी भी है लेकिन ग्लूटेन जेनेटिक्स भी है। तो ज़ाहिर है अगर ऐसे बच्चे हैं, अगर हम उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देते तो वो दे कैन लिव द नॉर्मल लाइफ। आई हैव सीन मैनी केसेस के जहाँ बच्चे आते हैं वो डायग्नोज ही नहीं होता हूँ कि हमारा क्लिनिशियन पहली गो में उन्हें ग्लूटेन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। सो जब हम ग्लूटेन टेस्ट करते हैं तो वो चलता है कि अच्छा ये है, और तब तक उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्लियर कर दें। आपने कहा कि म्यूटेशन के हवाले से बात की है, हमने क्रोमोसोम्स के हवाले से कि ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल सा सवाल कि क्या अगर जो दादी दादा होते हैं, नाना नानी होते हैं, क्या उनकी बीमारियां भी आगे बढ़ रही होती हैं या जो होते हैं जेनेटिक्स में सिर्फ पेरेंट्स की बीमारियां आगे बढ़ती हैं? इसके साथ साथ नॉर्मली क्या किया जाए कि अगर एक बंदा हाइपरटेंसिव है, एक फैमिली में शुगर है, डायबिटीज़ है, तो क्या वो उस फैमिली में शादी करे ही ना जहाँ पे शुगर है कि आगे चांसेस ज़्यादा ना हो? किस तरह करना चाहिए? मतलब दो एक जैसी बीमारी के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आजकल तो हर बंदे को कुछ ना कुछ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो क्या करें फिर? उसमें ज़ाहिर है कि अगर इसमें जो गाइडलाइन है वो तो ये कि अगर आपको नज़र आ रहा है कुछ इशू है तो देन वी हैव टू बी केयरफुल। इज इट अ बिग इशू लाइक शुगर और हाई ब्लड प्रेशर? सबसे वाइज डिसीजन इस वक्त हर चौथा बंदा पाकिस्तान में जो है वो डायबिटिक है। ऐसा ही है। इफ यू आर लकी कि अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक नहीं है, तो अदरवाइज यू सी दिस दैट मीन्स इज़ वेरी कॉमन। तो अब इसका मतलब है जब कॉमन इतना है तो फिर अवॉइडेबल शायद इतना आसानी नहीं है, इसको हम अवॉइड करना इतना आसान नहीं होगा। सेम इज़ ट्रू फॉर हाइपरटेंशन। हमारे यहाँ फिगर्स नहीं हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह डायबिटीज़ है उसी तरह से हाइपरटेंशन भी है। यानी जो डायबिटिक सर्वे तो रिसेंट आया उसमें है 1/4 एवरी 4th इंडिविजुअल इज़ डायबिटिक। तो नहीं भी है तो एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है, सो दैट इज़ अ हाई नंबर। तो इस हाइपरटेंशन का भी ऐसे ही होगा। तो मतलब हम इसमें यानी स्टेट अवे इससे रिकमेंडेशन नहीं दे सकते कि बिल्कुल ख़ानदान की शादियाँ ना हों, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि अगर ऐसी डिजीज़ है
जो मैनेजेबल नहीं हो फिर सकती एहतियात और करना उनके चाहिए। बच्चे मसला डिस्ट्रॉफी है, फिर एहतियात नहीं बच्चे मतलब बेड रिडन इज्तनाब भी करना चाहिए। बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंसर साहब आपके वक्त के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था, आप लोगों को भी जो है वो इससे फ़ायदा हुआ होगा और मजीद रिसर्च आप लोग ज़रूर, कोई भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में खुद से भी किया करें, आप लोगों को मजीद उससे अंदाजा हुआ करेगा। ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना जी है। जनाब, एक ब्रेक लेते हैं और उस पर जो है उसके बाद हम वापस आएंगे और एक बहुत कुछ exciting मजेदार सा। से एक्साइटिंग सा बड़ा जबरदस्त आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। हम बात करेंगे सियासत की। बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की। अपनी दुनिया में थे, उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटीवी पे आके मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। In fact, the most favorite game. We love this game. अच्छा मैच होने वाला है। Play well. आप बहुत enjoy करेंगे। हमारे माशरे में जो चीज़ समझ में नहीं आए वो फैशन है। गेम उठा दे, ये है स्पेशल क्रिकेट शो। मजा आता है। जीते पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रंगारंग एक मेला चल रहा है, उसको हम अनाउंस करेंगे। एक जो है बड़ी एक्साइटिंग सी न्यूज़ आपको देनी है, हम आपको अपडेट करते ही रहे हैं लोक मेला के हवाले से, लेकिन अब जो प्रोग्रामी सिलसिला शुरू हुआ है वो मेरा पसंदीदा सिलसिला है और उसमें यह है कि हम एक सेगमेंट होता है जिसमें लोक मेला के जो फनकार होते हैं उनको बुलाते हैं। लोक मेला जो है वो जारी है 3 नवंबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगा और उसमें मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के कल्चर्स को नुमाया किया जा रहा है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के आर्टिजन्स को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो खाने हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो उनका आर्ट हो, उनका फन हो, उनका रक्स हो। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है वहां पर जारी है। और कल मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत ज़्यादा रश था लोक विरसा में, इतवार का दिन भी था, लेकिन उसके अलावा भी 12 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें, वहां पर मुख्तलिफ रंग आपको देखने मिलेंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आज अभी भी आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि हमारे साथ आपको दो बहुत ही अच्छी शख्सियत, पाकिस्तान की फनकार शख्सियत से मिलवाने लगे हैं। आप लोग टीवी स्क्रीन पर भी देखते हैं, चोलिस्तान से इनका ताल्लुक है और हमारे साथ मौजूद हैं जी लोक गुलकार दित्तू लाल भेल और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जी अजलमल भेल। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। और बहुत सारे अवार्ड याफ्ता ये शख्सियात हैं, मुख्तलिफ रेडियो पे और पाकिस्तान टेलीविजन पर पहले भी आते रही हैं। कैसे हैं दित्तू भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। मेला कैसा जा रहा है आपका, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहाँ? मेला ज़बरदस्त चल रहा है। मैं चोलिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अपने मारवाड़ी कल्चर का रक्स पेश कर रहे हैं ताकि आवाम को पता चले, क्योंकि ये हमारा सबसे पहले जो था ना ये किरदार और फन गुलकारी का सिस्टम जो ये लोक विरसा इसमें था, अपने रोही चोलिस्तान में छुपा हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है लोक विरसा का है। इन्होंने एक एकेडमी बना के दी हमें
और बैठक बनाई जिसमें हमें ये मौजा दे खुद तैयार करता हूँ बनाता अच्छा, बहुत खूब। ये साज है कौन सा दित्तू भाई? हाँ, ये यकतारा है। और वो ये नारेली भी कहते हैं, रानती भी कहते हैं। हाँ, नारियल इस तरह के इस पे नारियल लगा हुआ है। ये नारियल का बना हुआ है। वाह, जरा थोड़ा सा ऊपर करें, हमारी स्क्रीन पे नजर आए। ये नारियल है। जी जी, सही सही सही। तो आप इस साज के जरिए हमारे स्टूडियो को भी जरा हाँ, हाँ। साजगार कर दें और कुछ सुनाएं प्लीज। बिल्कुल। भजन सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें कृष्ण भगवान को माता जसोदा लोरी देती है। सबसे पहली लोरी। क्या बात, प्लीज। गोपाल मारो पालनी झूले रे, गोपाल मारो पालनी झूले रे, झूलावे माताड़ी तारी प्यारी, झूलावे माताड़ी तारी प्यारी, गोपाल मारो पालनी झूले रे, गोपाल मारो पालनी झूले रे, झूलावे माताड़ी तारी प्यारी, झूलावे माताड़ी तारी प्यारी, गोपाल मारो पालनी झूले रे, कानूरो मारो पालनी झूले रे, गोपाल थाने बायों में हुले रामा, गोपाल थाने बायों में हुले रामा, हुल रावे माताड़ी थारी प्यारी, हुल रावे माताड़ी थारी प्यारी, गोपाल मारो पालनी झूले रे, गोपाल मारो पालनी झूले रे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या खूब। खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। कल्चर के रंग हैं ये, पाकिस्तान के बात है। खूबसूरत रंग है। ख़वातीन बिल्कुल हज़रात, ये जनाब। आप लोगों को कहीं पर जो है स्पेशली टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उससे अच्छा आज आपके शहर में मौजूद है, जाएं देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि पाकिस्तान सिर्फ वो नहीं है जो मॉडर्न कल्चर हम लोग देखते हैं सिटीज़ के बिल्कुल अंदर। जनाब। ये है रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इस रियल फेस को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने हमें साज के हवाले से बताया, बड़ा रंगारंग सा ये जो है रंग बिरंगा सा साज तैयार हुआ है। इसको डिकोर बहुत प्यारा किया है। ये जो साज आपने पकड़ा हुआ है, जी बहना, इसको तैयार करते हुए कितना वक्त लगता है? हाँ, इसको तैयार करने में कोई वक्त नहीं लगता। अगर बंदा तान लेना तो यूँ समझो कि 1-2 दिन में ही बना सकता है, यानी कि साज को। बाकी ये जो झालर, ये अक्सर हमारे घरों में लेडीज बनाती है, एक तार पे बनी हुई है। ये सब मोती की है। ये मोती की है? हाँ, ये मोती है, छोटा बारीक मोती लगा हुआ है एक तार पे, प्लास्टिक की तार पे, और हाथ से बनाया हुआ है? हाथ से बनाया क्या हुआ है। बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि सिंध जो है ना, वो इस हवाले से ये पट्टी हमारी चोलिस्तान और ये सारे इलाके जो हैं, ये बहुत अमीर हैं इस लिहाज से कि कल्चर उनके पास बहुत खूबसूरत है और रंगारंग। और आपने जिस तरीके से ख़वातीन का जिक्र किया, तो आज हम लोग ये बात करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के कि ख़वातीन को काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बड़े अरसा दराज से आपकी ख़वातीन, अगर हम दूर सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पर रल्ली भी बन रही है और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। फिर चोलिस्तान में आपने जिस तरीके से बताया आपकी ख़वातीन काम कर रही हैं, तो ये किस तरीके से ये सारा सिलसिला चलता है? कौन बनाता है क्या चीज़ और फिर उसको आगे बेचने के लिए आप लोग खुद जाते हैं? शहरों तक ये कैसे रसाई मुमकिन होती है? मैं अपने घर की बात करूं कि सबसे पहली बात ये कि मेरी वालदा साहिबा जो है वो तकिए सराने वगैरह ये खुद बनाती है, और छाबियाँ होती हैं जिसमें रोटी रखी जाती है, ये खज्जी के वो तेन पत्थर, तो उनसे बनाई जाती है छाबियाँ, तो वो खुद घर में तैयार करते हैं। ठीक है। बाकी आमतौर ज़्यादातर लोग जो है ना वो बनाते हैं, घरों में बनाते हैं 10-12, जैसे मैं रोज़ के 3-4 ही बना लें तो 15 दिन महीने बाद इकट्ठी हो जाती हैं, 50-100 इकट्ठी हो जाती है। वो सारी इकट्ठी करके फिर वो जाके बाज़ार में दे आते हैं, बेच आते हैं।
उसका जो भी दाम होता है कि घर में में बैठने से तो ये होता है कि चलो 4 पैसे आ जाएंगे घर में। और खासतौर पर जो गैर मुल्की सयाह आते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, जो आपका लिबास है, मैं आपका भी लिबास देख रही हूँ, बहुत शानदार सा और बड़ा कल्चरल लिबास है, ये कौन तैयार करता है? ये हमारे घर में खुद हमारी बहन बेटियां तैयार करती हैं। ये फिराक है और ये हमारे भगत कंवर राम हुआ करते थे, राड़की साहब वाले जी, तो वो लोरी गाते थे अक्सर, तो ये लिबास उसी का है, कानों में बाले डालना और ये लिबास पहनना। मैं वैसे लोरियाँ भी गाता हूँ, तो पहले लोरी देते थे छोटे बच्चों को जी। तो भगत कंवर के उसमें, और मेरा वास्ता भील कबीले से है। तो बहना ये खड़ताल, ये यकतारा, जो ये यकतारा नहीं, इसको इकतारा बोलते हैं। एक तारा, इसके ऊपर एक तार लगी थी जी। सबसे पहले इसे मीराबाई ने बजाया है। अच्छा, हाँ, ये हज़ारों साल पुराना। अच्छा, मीराबाई ने बजाया, तो मीराबाई इसे कहते थे इकतारा और इसे कहते हैं खड़ताल। खड़ताल यानी खड़कने वाली खड़ताल, और घुंघरू लगे होते हैं। जी। और सिंधी ज़माने में सिंध में स्वाद मोहतरम मरहूम जलाल चांडियो, अच्छा, उन्होंने इसको सजाया इसी झालर के इसमें। वाह, उन्होंने इस पे कल्चर का रंग चढ़ा दिया, कल्चर का रंग, जो कि बहुत खूबसूरत लगा। अब हम चाहेंगे कि एक और जो है आपकी तरफ से कोई जो है ना आमद होनी चाहिए, लोरी, जो आप बेसिक का जिक्र कर रहे हैं ना उसकी। तो भगत कंवर राम लोरी देते थे बच्चों को किस तरह। अरे हो मुझारण लिया अला वे चन्नण दावे पंबूड़ा घड़िया घड़िया तिले दारी वावा चन्नण दावे पंबूड़ा घड़िया घड़िया तिले दारी। मैं वारी जावा मैं सत्य जावा माँ जावे बलहारी 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 करता हूँ करता हूँ करता हूँ लोली लाल देवा नित्य जय बाल देवा लोली लाल देवा नित्य जय बाल देवा। मखण नाल खावे समरोटी तिल फूले लगुटे सा चोटी रे। मखण नाल खावे समरोटी तिल फूले लगुटे सा चोटी। तेरे लाला देवा देवा टोपी लाला ओ पचता कंवर झूलता 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 करता करता हूँ करता हूँ लोली लाल
क्या वाह वाह बात वाह है, वाह वाह, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। बहुत अच्छा, आला। इसमें एक खास बात ये भी है कि म्यूजिक के साथ, कल्चर के साथ जो रिश्तों है ना, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस क्या दी बात गई है। Yes. बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने चोलिस्तान के रंग बिखेरे आज हमारे स्टूडियो में, और रंगारंग अपना जो म्यूजिक था, अपना जो लिबास था, अपनी जो पर्सनालिटी थी, उससे आपने हमारे स्टूडियो में रंग बिखेरे। सलामत रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से पाकिस्तान को बढ़ाते रहें। ये स्टूडियो हमारा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। क्या बात, बिल्कुल सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। जितुलाल भेल और अजलमिल भेल दोनों सलामत रहें और इसी तरीके से काम करते रहें। ख़वातीन और बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान है, इससे प्यार करें, मोहब्बत करें, इसके रंगों से प्यार करें, मोहब्बत करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस धरती को सलामत रखे, मुझे, महानूर को और सुबह पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।